हेलो स्टूडेंट, पिछली वीडियो में मैंने जिरंड के बारे में बताया था, नॉन फाइनाइट। उसी का अगला पार्ट इन्फिनिटिव के बारे में बता रहा हूँ। इन्फिनिटिव वर्ब के पहले टू, कहीं कहीं पर बिना टू के सीधा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है, टू नहीं रहता है, उसको हम बेयर इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। बेयर इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं, वहां पर टू छिपा रहता है। हिंदी में जिस शब्द को इन्फिनिटिव बनाते हैं वो क्रिया शब्द के आखिरी वाले अक्षर पर ना, नी, ने ये लिखा रहता है। जिस तरह से जिरंड में क्या था? जिरंड में वर्ब आईएनजी, इसमें भी यही नानी ने निकलता था और ये नाउन का काम करता था। नाउन का काम इसका है। तो कुछ स्तर पर हम ये कह सकते हैं कि जिरंड और इन्फिनिटिव एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं, क्योंकि इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है और जिरंड भी नाउन का काम करता है। पोजीशन भी दोनों की एक जैसी होती है। इसके साथ साथ में इन्फिनिटिव एडजेक्टिव का काम करता है और एडवर्ब का काम करता है, लेकिन जिरंड केवल नाउन का काम ही करता है। इसलिए हम इन दोनों के बीच में तुलना करते हुए तभी ये कहते हैं कि एक दूसरे के जुड़वा भाई हैं। और हिंदी में जो क्रिया शब्द लिखा होता है जिसको हम नॉन फाइनाइट या इन्फिनिटिव जिरंड से संबंधित बनाते हैं, उसमें ना, नी, ने आखिरी वाला अक्षर लिखा रहता है। तो इन्फिनिटिव की जो नाउन की प्लेस होती है मैं क्रमशः बता देता हूं, उसको ध्यान से समझिए। प्लेस ऑफ इन्फिनिटिव, प्लेस ऑफ इन्फिनिटिव किसके बारे में बता रहा हूं? जब ये नाउन का काम करता है। नंबर 1 सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, नंबर 2 ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, नंबर 3 कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, नंबर 4 ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इसी तरह से जिरंड में भी नाउन का प्लेस होता था, जो मैंने वीडियो में बताया। तो दोनों में जो मिलान करते हैं तो एक ही तरह का लगभग पाते हैं। अब मैं हर एक का उदाहरण बता देता हूं, उसको ध्यान से समझिए। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, जैसे टू किल बर्ड इज सिन। अब यहां पर टू किल बर्ड्स इज सिन, अर्थात ये जो आया टू किल, इस वर्ब का सब्जेक्ट है। टू किल बर्ड्स इज सिन, तो ये जो है इस वर्ब का सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। और इसमें देखिए टू किल अर्थात पक्षियों को मारना, ना, नी, ने इसमें भी निकला, पक्षियों को मारना पाप होता है। ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। टू प्ले ये इन्फिनिटिव। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट
मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं, तो इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, इसमें भी देखिए आया खेलना, क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं, तो यहां पर ये वर्ब का ऑब्जेक्ट के रूप में इन्फिनिटिव आया जो नाउन का काम करता है। कॉम्प्लीमेंट, माई हॉबी इज टू हेल्प द पुअर। माई हॉबी इज, अगर इतना हम लिख दें तो सेंटेंस पूरा नहीं होगा। माई हॉबीज अगर कह देने से सेंटेंस पूरा हो जाए तो बन जाए काम, लेकिन इसमें पूरा नहीं होता। माई हॉबीज अर्थात क्या हॉबीज, तो उसको पूरा करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट की आवश्यकता है और ये सहायता करना, अर्थात ये इन्फिनिटिव शब्द आया यहाँ पर वर्ब का कॉम्प्लीमेंट बन करके, तो इसका अर्थ है मेरी आदत गरीब लोगों की सहायता करना है, इस तरह से इन्फिनिटिव में नानी लिया है। ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, द सन इज अबाउट टू राइज, सूरज निकलने ही वाला है। अबाउट टू, अबाउट एक प्रीपोजिशन के रूप में प्रयोग है यहां, और इसका ये देखिए ऑब्जेक्ट रूप में है, इसका ये प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, द सन इज अबाउट टू राइज, सूरज निकलने ही वाला है, इसमें भी नानी में आया और इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट है। अब ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसा दिया। इसमें देखिए कुछ अपवाद के तौर पर रहता है कि इसमें नानी ने नहीं आता बोलने पर, लेकिन यहां पर जो है टू छिपा हुआ है। अभी मैंने ऊपर बताया था बेयर इन्फिनिटिव कि कहीं कहीं पर टू छिपा रहता है। ऐसी कुछ क्रियाएं मुख्य क्रिया के स्थान पर आती हैं, जब उसमें इन्फिनिटिव शब्द आता है तो उसमें टू छिप जाता है, जिसको हम बेयर इन्फिनिटिव के नाम से जानते हैं। तो मेक के साथ में जब एक्टिव वॉइस में मेक होता है तो जो इन्फिनिटिव शब्द आता है उसमें बिना टू के लिखा जाता है। तो यहां पर जो है इस ऑब्जेक्ट का ये कॉम्प्लीमेंट है, ये लिखा है ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, अर्थात ये जो ऑब्जेक्ट है मी, ही मेड मी, उसने मुझे बनाया। क्या बनाया, अर्थात हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए कोई, और ये कॉम्प्लीमेंट के रूप में यहाँ इन्फिनिटिव आया है बिना टू का, जिसको बेयर इन्फिनिटिव कहते हैं। तो ही मेड मी लाफ, उसने मुझे हंसा दिया। तो ये मैंने बताया नाउन के बारे में कि नाउन के रूप में जो इन्फिनिटिव का प्लेस होता है कितने जगह पर होता है, कहां पर कैसे काम करता है, सब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट की जगह, कंप्लीमेंट की जगह, और ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन या ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह से नाउन में उसमें जिरंड में भी काम करता था। एडजेक्टिव के रूप में, एडजेक्टिव का जब काम करता है तब वो सेंटेंस किस तरह का होता है। एडजेक्टिव जो है नाउन की विशेषता बताता है या तो प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो जैसे ही गेव मी अ मैंगो टू ईट, यस, तो ही गेव मी, उसने मुझे दिया अ मैंगो, एक आम, क्या करने के लिए, टू ईट, किस लिए दिया, टू ईट। तो ये नाउन शब्द है मैंगो, और मैंगो को क्या करना है, खाना है, खाने के लिए। अर्थात इस मैंगो जो शब्द नाउन है इसकी ये विशेषता बताता है, अर्थात ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। ये इन्फिनिटिव खाने के लिए, उसने मुझे एक आम खाने के लिए दिया, तो ये एडजेक्टिव के रूप में काम करता है। अब इसी तरह से एडवर्ब के रूप में किस तरह से काम करता है एडवर्ब, एडवर्ब के रूप में या तो ये किसी वर्ब की विशेषता बताता है या फिर किसी एडजेक्टिव की विशेषता बताता है। एडजेक्टिव के बारे में बताएगा, या तो वर्ब के बारे में या फिर स्वयं एडजेक्टिव के बारे में बताएगा। जैसे ही went to Agra
टू सी द ताज। जब वर्ब के बारे में बताएगा तो इसके तीन वो होते हैं। किस तरह से तीन? जैसे कोई पर्पज हो सकता है, या कोई इंटेंशन हो सकता है, या फिर कोई काज हो सकता है, कोई कारण हो सकता है। और इसमें प्रश्न वाई बन जाता है, तब वो वर्ब की यहां पर जो है वर्ब के बारे में बताता है, तभी वो एडवर्ब हो जाता है। इन्फिनिटिव शब्द ये यहां पर ही वेंट टू आगरा, वो आगरा गया। प्रश्न कर लीजिए क्यों गया? तो प्रश्न का उत्तर हमें मिला टू सी द ताज, वो ताजमहल देखने गया। अर्थात उसका उद्देश्य था ताजमहल देखने का, इसलिए वो आगरा गया। तो ऐसे सेंटेंस में ये देखा कि वर्ब के बारे में ये बता रहा है इन्फिनिटिव शब्द, अर्थात वर्ब की बताने वाली विशेषता जो कौन कहलाता है? एडवर्ब कहलाता है। एडजेक्टिव के रूप में जैसे आई एम ईगर, आई एम ईगर टू सी दिस मूवी। ईगर ये एडजेक्टिव शब्द है। ईगर क्या है? ये एडजेक्टिव शब्द है। आई एम ईगर, मैं उत्सुक हूं। किस लिए उत्सुक हूं? क्यों उत्सुक हूं? क्या करना है? टू सी दिस मूवी, अर्थात इस जो एडजेक्टिव शब्द आया है इसको मॉडिफाई करता है। आई एम ईगर, मैं उत्सुक हूं। क्या करने के लिए? टू सी दिस मूवी। तो ये इस एडजेक्टिव शब्द के बारे में बताता है, तो अर्थात ये एक एडवर्ब के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया गया है। तो ये ध्यान रखना है कि कोई भी कोई जब एडजेक्टिव को बिलोंग करेगा इन्फिनिटिव, तब वो एडवर्ब के रूप में काम करता है। जब कोई वर्ब के रूप में इस तरह से पर्पज, इंटेंशन और काज के रूप में बिलोंग करेगा, तब यहाँ पर जो है एडवर्ब के रूप में इन्फिनिटिव काम करता है, जो वर्ब के बारे में बताता है। इसके बाद में सेंटेंस लिखे देता हूं और उसमें बहुत से उदाहरण के तौर पर लिखे देता हूं और उसमें बताता हूं कहां पर कौन किसका नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, इन्फिनिटिव, उसको बताता हूं। Dangerous to play with fire। ये मैंने सेंटेंस लिखे। इसमें इन्फिनिटिव की पोजीशन कहां पर है और क्या काम करता है, कि नाउन का काम करता है या एडजेक्टिव का काम करता है या एडवर्ब का काम करता है। तो ही फॉरगॉट का ये ऑब्जेक्ट है, अर्थात ये वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ही फॉरगॉट टू हेल्प मी, वह मेरी सहायता करना भूल गया। तो इस वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, अर्थात ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अर्थात यहाँ पर जो इन्फिनिटिव शब्द ये आया है, ये ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है जो नाउन का काम करता है। आई लेट हिम रीड, लेट के साथ में जो इन्फिनिटिव शब्द आता है वो बिना टू के आता है, अर्थात यहाँ पर टू छिपा हुआ है। बेयर इन्फिनिटिव है यहाँ पर रीड। आई लेट हिम रीड माई लेटर, मैंने उसे अपना पत्र पढ़ने दिया, अर्थात आई लेट हिम। ये इतना अगर हम लिखें तो इसका एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट चाहिए, तो ये हिम का एक ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट इन्फिनिटिव के रूप में है। तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात ये भी नाउन का काम करता है। टू प्रीच इज इजी, टू प्रीच, इस टू प्रीच उपदेश देना सरल है। तो इस जो इज लिखा है, इस वर्ब का ये सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, और नानी इस लगभग सब में निकल रहा है। तो टू प्रीच इज इजी, उपदेश देना सरल है। बट अब बार बार टू नहीं लिखेंगे, यहाँ पर टू लिखा जाता, अकेले सेंटेंस होता तो टू लिखा जाता। यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव से मतलब नहीं है, टू ऐसे नहीं लिखा गया क्योंकि यहाँ पर पहले रिपीट हो चुका है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे उसको। तो प्रैक्टिस इज हार्ड, अर्थात अमल में लाना कठिन होता है। तो अर्थात ये भी यहाँ पर
जो प्रैक्टिस शब्द यहाँ पर आया है इन्फिनिटिव के रूप में, एक सब्जेक्ट के रूप में है जो इस वर्ब का सब्जेक्ट है, अर्थात दोनों जगह पर नाउन का काम करता है। He took out a knife to frighten the baby. He took out, उसने निकाला, ए नाइफ, एक चाकू। क्यों निकाला चाकू? अभी मैंने बताया था, उसने चाकू निकाला। क्या प्रश्न बना, क्यों निकाला चाकू? तो ही टुक आउट ए नाइफ, उसने चाकू निकाला, और उत्तर हमें मिला टू फ्राइटन द बेबी, बच्चे को डराने के लिए। तो यहाँ पर जो ये इन्फिनिटिव आया डराने के लिए, बच्चे को डराने के लिए, तो इस जो वर्ब है टुक आउट निकालने का, इसकी जो है ये बारे में बताता है, इसके बारे में बताता है, अर्थात ये वर्ब को मॉडिफाई करता है, अर्थात ये एडवर्ब के रूप में प्रयोग है जो वर्ब के बारे में बताता है। एडवर्ब के बारे में है जो वर्ब के बारे में बताता है। दिस फ्रूट इज स्वीट, ये फल मीठा है, अर्थात ये एडजेक्टिव शब्द है। क्या है? और एडजेक्टिव को जब के बारे में बताता है इन्फिनिटिव, ये आगे तब भी एक एडजेक्टिव होता है। इसमें वर्ब के बारे में बता रहा था तब एडवर्ब आया था, इसमें एडजेक्टिव के बारे में बताएगा तब भी एडवर्ब आएगा, अर्थात ये भी यहाँ पर एडवर्ब है। इस एडजेक्टिव शब्द के बारे में मॉडिफाई कर रहा है। ही मेड द हॉर्स रन, यहाँ पर इन्फिनिटिव, अर्थात जो इन्फिनिटिव है बिना टू का है, अर्थात उसने घोड़ा तेज दौड़ाया, अर्थात इस ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, इस द हॉर्स एक यहाँ पर ऑब्जेक्ट के रूप में है, उसका एक कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, और यहाँ पर बेयर इन्फिनिटिव अर्थात टू छिपा हुआ है, अर्थात यहाँ पर ये नाउन है, नाउन के रूप में काम करता है। माई हॉबी इज, माई हॉबी इज, अगर इतना लिखा जाए तो सेंटेंस पूरा नहीं होगा, तो इसको पूरा करने के लिए हमें कॉम्प्लीमेंट चाहिए। तो इस वर्ब का ये कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात ऑब्जेक्ट आप कॉम्प्लीमेंट ऑफ द वर्ब, ये नाउन में बताया गया था, अर्थात ये जो इन्फिनिटिव शब्द आया है ये किसका काम करता है? एज ए नाउन। गिव मी ए चेयर, गिव मी ए चेयर, यहां पर ये देखिए अ चेयर, गिव मुझे एक कुर्सी दीजिए, कुर्सी दो, और ये एक नाउन शब्द है, और कुर्सी किस लिए? बैठने के लिए। तो ये नाउन शब्द के बारे में जब बताता है तब क्या होता है? एडजेक्टिव होता है, अर्थात ये यहाँ पर एडजेक्टिव है। तो ये किसके बारे में बता रहा है? एक नाउन की विशेषता। एडजेक्टिव शब्द जो होता है वो नाउन के बारे में या प्रोनाउन के बारे में बताता है। तो गिव मी ए चेयर, चेयर क्या है? नाउन है, नाउन के बारे में बताता है, मॉडिफाई करता है, क्वालिफाई करता है, तो एडजेक्टिव शब्द हो गया। दे डू नॉट लाइक टू स्विम इन दिस रिवर, तो वे इस नदी में तैरना पसंद नहीं करते। तो डू नॉट लाइक, लाइक यहाँ पर वर्ब है, वर्ब का ये ऑब्जेक्ट है, अर्थात ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, अर्थात यहाँ पर ये नाउन का काम करता है। गिव मी ए बुक टू रीड, अब यहाँ पर ये देखिए ए बुक एक नाउन है, नाउन को जो मॉडिफाई करता है यहाँ पर, तब यहाँ पर एक किस रूप में प्रयोग किया जाता है? एक एडजेक्टिव के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर ये देखिए नाउन की विशेषता बताता है, जैसे ऊपर मैंने बताया था अभी गिव मी ए चेयर वाला, उसी तरह गिव मी ए बुक टू रीड, अर्थात इस नाउन को जो मॉडिफाई करने वाला क्या होता है? नाउन की विशेषता बताने वाला एडजेक्टिव होता है, अर्थात ये इन्फिनिटिव शब्द यहाँ पर एडजेक्टिव काम करता है। द बेबी इज अबाउट टू स्लीप, टू स्लीप सोने ही वाला है, अर्थात ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो इस प्रीपोजिशन का ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम करता है, जो नाउन पार्ट में बताया गया था, नाउन की पोजीशन के बारे में बताया गया था, अर्थात ये नाउन है। ही वेंट टू दिल्ली टू विजिट द जू, अर्थात चिड़ियाघर देखने के लिए वह दिल्ली गया, अर्थात दिल्ली क्यों गया? अर्थात यहाँ पर कोई कारण होगा इसका जाने के, या तो उद्देश्य होगा। तो ये जो वर्ब लिखी है क्यों गया, प्रश्न कर लीजिए क्यों गया, तो उसका यहाँ क्रिया से गया, क्यों गया, तो अर्थात वर्ब के बारे में बताता है, अर्थात ये यहाँ पर जो इन्फिनिटिव शब्द आया है ये वर्ब की विशेषता बताता है, अर्थात एडवर्ब है। शी इज टू वीक, ये आया देखिए एडजेक्टिव, एडजेक्टिव शब्द वो बहुत ही कमजोर है, टू रन दौड़ने में, अर्थात टू रन ये इन्फिनिटिव शब्द है, अर्थात ये एडजेक्टिव के बारे में बताता है, अर्थात जब एडजेक्टिव के बारे में कोई
इन्फिनिटिव शब्द विशेषता बताता है, तब वो फिर क्या होता है, एडवर्ब होता है। एडवर्ब है यहाँ ये 15 नंबर पर जो सेंटेंस लिखा है इसको ध्यान से समझिए। इसके मैं और उदाहरण बता देता हूं। इट इज डेंजरस टू प्ले विथ फायर। तो यहां पर मैं लिखता हूं, जैसे यहां पर इट वाला प्रयोग जो मैंने बताया था उसको, उस वीडियो को जरूर देखिए तो उसमें समझ में आ जाएगा। इट इज या वाज, इसके बाद एडजेक्टिव शब्द, इसके साथ एडजेक्टिव शब्द। इट हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है और इसमें भी ये मैंने बताया था जिरंड में जो ऑब्जेक्ट के स्थान पर जिरंड आएगा, वो सब्जेक्ट के स्थान पर जब जिरंड आएगा तो हमेशा वो सिंगुलर होता है और उसके साथ में सिंगुलर वर्ब का ही प्रयोग किया जाता है, प्लूरल वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसी तरह से इसमें भी इन्फिनिटिव में भी जो सब्जेक्ट के स्थान पर आएगा, जैसे टू प्रीच, ये देखिए सब्जेक्ट के स्थान पर आया सिंगुलर वर्ब। इसी तरह से जहां जहां जो भी आएगा सब्जेक्ट के स्थान पर, और मैं उदाहरण लेके बता देता हूं इसी का। ये देखिए जैसे ये लिखा है इट इज डेंजरस टू प्ले विथ फायर, इसको उल्टा कर दीजिए तो ये बन जाएगा टू प्ले विद फायर इज डेंजरस, ये बन गया। देखिए तो टू प्ले विथ फायर ये सिंगुलर हो गया और ये सिंगुलर वर्ब आ गई उसी के अनुसार, इज डेंजरस। तो ये हम देखते हैं कि जो इन्फिनिटिव वाला शब्द बाद में लिखा होता है इसको हम पहले भी लिख सकते हैं, इसको जो है सब्जेक्ट बना सकते हैं इट के स्थान पर और इट का गैप कर देंगे और ऐसे ही सेंटेंस में इट का प्रयोग किया जाता है। वो मैंने बताया था, इट वाली वीडियो जरूर देखिए तो समझ में आ जाएगा। तो ये हमने सीखा कि इस तरह से इट वाला सेंटेंस जो होता है, तो यहाँ पर ये देखिए डेंजरस खतरनाक है, अर्थात ये क्या है, एक एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की जब बारे में बताता है तो फिर एक ये क्या हुआ, एडवर्ब हो गया। तो ये मैंने बताया, तो जैसे जिन्होंने बताया था ये सब्जेक्ट प्लेस वाला जरूर ध्यान रखिए क्योंकि इसमें जो सब्जेक्ट प्लेस में आता है तो सिंगुलर होता है और सिंगुलर वर्ब लेता है, हमेशा ऐसा होता है। और मैं कुछ होमवर्क के रूप में उन लोगों को काम दिए देता हूं, अगर वीडियो देखते रहोगे तो एक से एक अच्छे जो है मैं ग्रामर के बारे में बताता रहूंगा और मैं सेंटेंस होमवर्क के तौर पर मैं दे देता हूं। तो उसमें तुमको ये देखना है, ट्रांसलेशन करना है और उसके साथ साथ में देखना है कि इसमें जो है कहां पर है इन्फिनिटिव और ये किस रूप में काम करता है, नाउन का, एडजेक्टिव या एडवर्ब किसका काम करता है। ये मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं और इन्हें तुम्हें ट्रांसलेशन करना है और जो इन्फिनिटिव की पोजीशन है कहां पर है और किस रूप में काम करता है, नाउन का, एडजेक्टिव का या एडवर्ब का, वो तुम्हें बताना है। अगर जो समझ में ना आए वो कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इसके बाद जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।